सीतापुर गांव में एक बहुत बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक ही बेटा था जो शहर में रहता था, लेकिन अपनी माँ से ना तो कभी मिलने आता था और ना देखने। एक दिन बूढ़ी औरत बहुत बीमार पड़ गई और गांव वालों ने उसके बेटे को खबर की, लेकिन वो नहीं आया। और एक दिन बूढ़ी औरत चल बसी। जब उसका बेटा अपनी माँ के अंतिम संस्कार में आया तो इसने अपने घर को और उसमें रखे सामान को बेचने के लिए गांव वालों को बुलाया। उस घर में एक बहुत सुंदर कढ़ाई थी। उसी गांव में राम और उसकी माँ रहते थे। राम के पिता 2 साल पहले गुजर चुके थे और घर में पैसों को लेकर थोड़ी दिक्कत तो थी। राम की माँ घरों में बर्तन साफ करने का काम करती थी। उन्हीं पैसों से राम की पढ़ाई होती थी और घर चलता था। एक दिन राम और उसकी माँ वहाँ से गुजर रहे थे जहाँ वह सामान बिक रहा था। उसकी नजर उस कढ़ाई पर पड़ी। माँ देखो कितनी सुंदर कढ़ाई है। हाँ चलो पूछते हैं ये कढ़ाई कितने की है। हाँ माँ चलो। दोनों आगे आकर कढ़ाई का दाम पूछते हैं। वह कढ़ाई सिर्फ 5 रुपए की होती है। माँ ये तो बहुत सस्ती है, इसे ले लेते हैं। और वे लोग कढ़ाई लेकर अपने घर आ जाते हैं। एक दिन राम अपनी माँ को कहता है, माँ अब आप नई वाली कढ़ाई में खाना पकाना शुरू कर दीजिए। माँ भी सोचती है कि राम सही कह रहा है और राम की माँ उस नई कढ़ाई को साफ कर लेती है और उसमें खाना पकाती है। शाम को जब राम और उसकी माँ खाना खाने बैठते हैं तो पहला निवाला मुंह में लेते ही, माँ आज का खाना कितना स्वादिष्ट बना है। जब राम की माँ खाना खाती थी तो उसे अपने हाथों पर यकीन नहीं होता था। 2 दिन बाद राम का जन्मदिन होता है और राम अपने जन्मदिन पर अपने दोस्तों को बुलाने की जिद करता है। राम की माँ को चिंता होने लगती है, लेकिन वह सोचती है कि राम की खुशी के लिए वे कुछ बच्चों और उनके परिवारों को बुला लेगी। अगले दिन, राम जाओ बाजू वाली चाची और बाजू वाले काका को सपरिवार कल आने के लिए बोल दो। राम के इन्हीं 2 घरों में 2 अच्छे दोस्त होते हैं। राम खुश हो जाता है और उन्हें कल के लिए खाने पर बुलाता है। राम की माँ के हाथ का खाना खाकर सब बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, राम की माँ तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, एक छोटा सा होटल खोल लो, इससे तुम्हें 4 पैसे ज्यादा भी मिलेंगे। वैसे सभी लोग सही कह रहे थे, मुझे होटल खोलना चाहिए। 4-5 दिन के बाद राम की माँ होटल खोलने का निश्चय कर लेती और उस होटल का नाम राम होटल रखती है। अब राम होटल के चर्चे आसपास के गांव में भी होने लगते हैं। राम की माँ खाना बनाने के लिए कई समय तक उस कढ़ाई का उपयोग करती है, लेकिन पैसा आ जाने के कारण और कढ़ाई पुरानी होने के कारण राम की माँ उस कढ़ाई को बदल देती है। जैसे ही वह कढ़ाई बदलती है, राम की माँ के खाने में स्वाद और बरकत दोनों ही नहीं रहते। एक दिन राम कहता है, माँ आपके खाने का स्वाद मुझे बहुत बदला हुआ सा लग रहा है और हमारी होटल भी उतनी अच्छी क्यों नहीं चल रही। बेटा ये जो समय है, समय भी बीत जाएगा। लेकिन राम की कही हुई बात राम की माँ को सोचने पर मजबूर कर देती है और अब उन लोगों की हालत बहुत खराब होने लगती है। एक दिन फिर से राम की माँ उस पुरानी कढ़ाई का उपयोग करती है और उसका खाना फिर उतना स्वादिष्ट हो जाता है। अब राम की माँ को समझ आ जाता है कि ये कढ़ाई जादुई कढ़ाई है। अब राम की माँ उस कढ़ाई में फिर से खाना बनाने लगती है और उनकी होटल बहुत प्रसिद्ध हो जाती है। और उस कढ़ाई की एक विशेषता होती है कि वह कढ़ाई कभी भी खराब नहीं होती। मन्नू के पापा कबाड़ी वाले रहते हैं और वे कबाड़ी का सामान लेकर जगह जगह बेचते हैं। यही उनके रोजगार का साधन रहता है। जब वे कभी रद्दी लेकर आते हैं तो मन्नू रद्दी लेकर पढ़ने लिखने बैठ जाता है, क्योंकि मन्नू को पढ़ने का बहुत ही अधिक शौक रहता है। अरे मन्नू, ये रद्दी की किताबें में से क्या मिलता है? क्या करेगा पढ़ लिख कर? पापा मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। अच्छा चल अभी मेरे साथ चल, क्योंकि गांव में एक बहुत बड़ी हवेली खाली हुई है, उसका कबाड़ का सामान निकालना है। फिर शाम को फ्री होकर तू आराम से पढ़ लेना। मन्नू अपने पापा के साथ हवेली का कबाड़ का सामान लेने चला जाता है। सारा कबाड़ का सामान मन्नू के पापा निकालकर अपने ठेले पर रख लेते हैं। अब रद्दी की बारी आती है।
तो मन्नू के पापा एक बोरे में जल्दी जल्दी रद्दी भरने लगते हैं। तभी मन्नू की नजर एक बहुत ही सुंदर सी डायरी पर पड़ती है। पापा रुको, देखो ये क्या है। क्या है? ये डायरी ही तो है। नहीं पापा, ये कुछ अलग डायरी है। ये डायरी आप मत बेचो, ये डायरी आप मुझे दे दो। चल ठीक है, रख लो। पता नहीं तुम भी क्या करोगे इस पुरानी डायरी का। मन्नू बहुत खुश होकर उस डायरी को अपने पास रख लेता है। घर जाकर उस डायरी को कपड़े से साफ करता है और लेकर बैठ जाता है। देखता है कि वे डायरी तो पूरी तरीके से खाली है, उसका एक भी पन्ना भरा हुआ नहीं है। अब तो इस डायरी में मैं अपनी सारी इच्छाएं लिखूंगा। इतनी सुंदर डायरी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। मन्नू के पापा घर आ जाते हैं और घर आकर खाना खाते हैं। रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो मन्नू डायरी को निकालकर बैठ जाता है, पेन उठाता है और उसमें लिखता है, मुझे गुलाब जामुन पसंद है। जैसे ही बोलता है मुझे गुलाब जामुन पसंद है, गुलाब जामुन की एक प्लेट तुरंत उसके सामने आ जाती है। मन्नू डर के मारे कांपने लग जाता है कि ये क्या हुआ। वे यहाँ वहाँ डर कर देखता है कि ये प्लेट कहाँ से आई, लेकिन उसे गुलाब जामुन बहुत पसंद होते हैं। तो वह डरते डरते उस प्लेट को हाथ लगाता है और धीरे से गुलाब जामुन खा लेता है। वह सोचता है कि शायद ऐसा डायरी में लिखने के कारण हुआ है। वह सोचता है कि मैं एक बार फिर से कुछ लिखकर देखता हूँ। वह लिखता है, मुझे साइकिल चलाना बहुत पसंद है। जैसे ही वह लिखता है, एक बहुत ही महंगी, बहुत ही सुंदर साइकिल उसके सामने खड़ी रहती है। अब तो आश्चर्य के कारण मन्नू के हाथ पैर ही काफी लगते हैं। वे तुरंत अपनी मम्मी पापा को जगाता है और कहता है, मम्मी पापा उठो, पता नहीं ये क्या हो रहा है। मन्नू के मम्मी पापा भी उठते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है। मन्नू कहता है, अगर आपकी कोई इच्छा है तो बोलो, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है। मुझे तो बस एक सुंदर सी साड़ी चाहिए। मन्नू डायरी में लिख देता है, मुझे एक सुंदर सी साड़ी चाहिए। जैसे ही वह लिखता है तो एक बहुत ही सुंदर साड़ी उसके सामने आ जाती है। मन्नू के माता पिता और मन्नू सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। मुझे भी एक गाड़ी चाहिए। मन्नू जैसे ही डायरी में गाड़ी लिखता है, घर के सामने गाड़ी खड़ी हो जाती है। अब तो मन्नू के माता पिता और मन्नू को समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण डायरी नहीं है, ये एक जादुई डायरी है। इसमें अगर कोई भी इच्छा लिखोगे तो वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। लेकिन वे सब ये भी जानते हैं कि ये बात अगर गांव में फैल गई तो लोग उनका जीना मुश्किल कर देंगे। इसलिए वे फैसला करते हैं कि हमें इस गांव में ही नहीं रहना है, हमें किसी दूसरी जगह पर जाना चाहिए जहां हमें लोग जानते पहचानते ना हो। वे लोग देर रात को ही निकल जाते हैं और एक बहुत ही बड़े शहर में जाकर रहने लगते हैं। और वहां जाकर वे अपनी एक एक विश उस डायरी में लिखते हैं और अपनी एक एक इच्छा पूरी करके वहां एक बहुत ही अच्छा जीवन जीते हैं। जादुई ट्रेन। चंबा के टेढ़े मेढ़े रास्तों को काटती हुई 100 साल पुरानी एक रेल की पटरी गुजरती थी। अंग्रेजों के शासन के समय कभी ही उस पटरी पर ट्रेन दौड़ी होगी, लेकिन अब पटरी कुछ टूट गई थी और कुछ जंग में मिल चुकी थी। कहीं कहीं सड़कों पर नजर आती वह पटरी और फिर देवदार के जंगलों में खो जाती। रात के 11 बजे थे। रामू काका घड़ी को नजर में रखकर अपने समर हाउस से बाहर निकले। सिर पर टोपी पहन, एक शॉल ओढ़े, वे जंगल की ओर रेंगती हुई पटरी को मात्र अपनी लालटेन की रोशनी में घूरने लगे। भला आज वह ट्रेन नहीं आई, ना ही कोई आवाज। अंधेरे में अपनी आंखें बड़ी करते हुए जब रामू काका को कुछ ना सूझा, तब वे हताश होकर वापस मुड़ गए। कू, 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 कू। रामू काका अचानक पीछे मुड़े। आ गई, मगर कहाँ है? अरे हेमा, हेमा, मैंने कहा था ना, देखो आ गई ट्रेन। हेमा रामू काका की पत्नी थी, जो उनकी आवाज सुन कुटिया से बाहर निकली। क्यों चिल्ला रहे हैं जी? रात देख रहे हैं कितनी हो गई है। हेमा सुनो,
ये ट्रेन की आवाज, मैंने कहा था ना। हेमा ने ध्यान से सुना। हाँ जी, मैं सुन तो पा रही हूँ, परंतु ऐसा कैसे संभव है? जरूर कुछ गड़बड़ है जी। और तुम कहती थी कि मैं पागल हूँ। सुनो जी, ये सब मुझे ठीक नहीं लगता। आप अंदर आ जाइए, हम कल ही अपने घर लौट जाएंगे। हेमा और रामू काका के नाम जंगल के नजदीक एक जमीन थी, जहाँ उन्होंने एक कुटिया बनाई थी। कभी मन होता तो वे इधर रहने आ जाते, परंतु अब हेमा घबराने लगी थी। अरे तुम घबराती क्यों हो हेमा? अच्छा चलो ठीक है। अरे 2 दिन और रुक जाते हैं ना हेमा। सुनो जी, मुझे यहाँ भूत प्रेत के बीच रहने का कोई चाव नहीं। वैसे भी अब उम्र होने लगी है। अब आप वन अधिकारी नहीं हैं, रिटायर हो गए हैं, भूलिए मत। हेमा, केवल 2 दिन। इस बार हार मान हेमा रामू की बात मान गई। आज रात वे समय पर सो गए थे। 9 बजे कुटिया की लाइट ऑफ हो गई थी। 11:15 पर रामू काका दबे पांव अपनी लालटेन समेत एक बार फिर वह जादुई आवाज खोजने निकल पड़े। कुछ देर इंतजार करने के पश्चात एक बार फिर वही जानी मानी ट्रेन की आवाज जंगल के दक्षिणी छोर से आने लगी। भला ये ट्रेन है कहाँ? रामू काका लालटेन लिए जंगल की ओर भागे। कुछ देर आवाज का पीछा करने के बाद वह आवाज धीमी पड़ने लगी। सांस फूल रही है। शायद हेमा ठीक ही कहती है। पता नहीं ये आवाज कैसा जादू है। अगले दिन रामू काका हेमा को लिए पहाड़ी वाले मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर की सीढ़ियों पर उनके पुराने मित्र मिले। अरे शर्मा साहब, बड़े दिनों बाद नजर आए। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? हाँ यार रामू, कितना समय हो गया। रिटायरमेंट के बाद सब छूट सा जाता है। मैं भी अपने गांव भरमौर चला गया हूँ। अच्छा शर्मा जी, एक बात बताएं, वो जो रेल की पटरी हमारे जंगल से निकलती है, उस पर कितने जमानों से कोई ट्रेन नहीं चल रही? शर्मा जी सवाल सुनकर चौंक से गए। क्या बात कर रहे हो रामू? जब से हमने जन्म लिया है तब से तो कोई ट्रेन नहीं चल रही। हेमा भाभी, ये जनाब क्या कर रहे हैं आजकल? क्या बताऊं अब, कुछ रातों से ये किसी जादुई ट्रेन की खोज में हैं। पता नहीं क्या हो गया है इन्हें। साथ में सीढ़ियां चढ़ते हुए रामू काका ने शर्मा जी को पूरी बात बता दी। ऊपर पहुंचते ही सबसे पहले वे शर्मा जी को लेकर मंदिर के पीछे वाले आंगन में गए और बस्ते से अपनी दूरबीन निकाल देखने लगे। ये रही हमारी कुटिया, ये रही वो पटरी, और दक्षिणी छोर पर तो रावी नदी बहती है। अब भला ट्रेन का आना वहां से कैसे संभव है? अरे लाओ मुझे दिखाओ। देखो रामू, अब नदी से निकलकर तो कोई ट्रेन यहाँ आएगी नहीं। जरूर तुम्हारा वहम है। मैं भी थक गई इन्हें समझा समझा कर। भाई साहब, आप ही कुछ कीजिए ना। चलो रामू, आज मैं भी वहां जाता हूँ। दोनों मिलकर उस जादुई ट्रेन को पकड़ेंगे। सांझ होते शर्मा जी अपनी पत्नी रेशमा के साथ रामू काका के समर हाउस में पधारे। रात के खाने के बाद अब 11 बजने का इंतजार होने लगा। ये लो, समय भी हो गया। चलो रामू, देखें जादू। ठीक 11:15 पर दक्षिणी छोर से आवाज आने लगी। को को को। शर्मा जी और रेशमा के कान खड़े हो गए। हेमा घबरा गई। देखा शर्मा जी, मैं कह रहा था ना, चलो उस ओर, वहीं से आवाज आ रही है। हेमा और रेशमा घर पर ही रुके। रामू और शर्मा जी उस जादुई ट्रेन को टटोलने निकल दिए।
समय बहुत कम है शर्मा जी। यह आवाज 2 मिनट के बाद ही धीमी पड़ने लग जाएगी। दोनों पटरी को देखते हुए जंगल में दक्षिणी दिशा की ओर तेजी से बढ़ने लगे। रामू, ट्रेन की आवाज की तीव्रता तो बढ़ रही है। दोनों अब एक बड़े से पेड़ के सामने पहुंच गए। जादुई ट्रेन का अंश भी नहीं था, परंतु अभी भी आवाज बहुत जोर से आ रही थी। रामू, क्या ये आवाज इस पेड़ से आ रही है? रामू काका और शर्मा जी ने एक दूसरे को देखा। रामू काका ने पास में गिरा हुआ एक बांस का डंडा उठाया और जोर से पेड़ की झाड़ी को मारा। धप धप, एक रेडियो जोर से नीचे गिरा। अब जंगल में सन्नाटा हो गया। ना ही कोई जादुई ट्रेन, ना ही कोई आवाज। ये लो तुम्हारी जादुई ट्रेन। तभी अचानक से एक व्यक्ति डंडा और लालटेन लिए वहां आया। कौन हो तुम? नमस्ते सरकार, मैं बहादुर जंगल के इस इलाके का चौकीदार हूँ। पिछले 10 दिनों से नाइट ड्यूटी पर हूँ। बहादुर, ये रेडियो क्यों? थोड़ा ध्यान से देखने पर रामू बहादुर को पहचान गया। अरे बहादुर, ये सब क्या है? जानते भी हो कितने दिनों से ये रेडियो से आवाज हमारी कुटिया तक पहुंचती है। क्षमा कीजिएगा काका, कुछ लोग अपनी भेड़ लिए यहाँ जंगल में घुसने लगे थे, तो मैंने ये सायरन का इस्तेमाल किया ताकि वे अपनी भेड़ें रात को ट्रेन वाले इलाके में ना लाएं। ट्रेन की आवाज सुन वे वापस चले जाते हैं। ये सुन रामू और शर्मा जी जोर जोर से हंसने लगे और वापस अपने घर की ओर चल दिए। अरे यार, मैंने तो सोचा था कोई जादुई ट्रेन आएगी और मैं उसे पकड़ लूंगा। बहादुर ने भी तरकीब क्या खूब लगाई है। फिलहाल तो तुम घर जाकर हेमा भाभी के गुस्से से बचना। एक गांव में चंदन नाम का एक दर्जी रहता था। वो अक्सर बीमार रहता था, इसीलिए अपना काम ठीक से नहीं कर पाता था। उसकी पत्नी सिलाई करती और लोगों के घरों में जाकर छोटा मोटा काम भी करती थी, जिससे किसी तरह उनका गुजारा चलता था। उनके कोई संतान नहीं थी। उनका घर भी पुराना और जर्जर था। उनके पास कोई आय का साधन नहीं था। वे दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक तो चंदन की बीमारी, दूसरे किसी आय का ना होना। हमेशा उन्हें चिंता सताती रहती कि उनके घर का खर्च कैसे चलेगा और चंदन की दवाइयाँ वगैरह कहाँ से आएंगे। एक बार एक विचित्र घटना घटी। रात में किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। चंदन ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। चंदन उसे पहचानता नहीं था। उस आदमी ने कहा, चंदन, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम और तुम्हारी पत्नी सुख से रह सको, इसके लिए मैं सभी सुविधाएं प्रदान कर सकता हूँ और तुम्हारी बीमारी भी ठीक कर सकता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? 10 साल के बाद तुम्हें अपनी पत्नी सहित मेरे साथ आना होगा। उस अपरिचित व्यक्ति ने कहा। बात उसकी समझ में नहीं आई, फिर भी वो सहमत हो गया। उसने पूछा, लेकिन आप हैं कौन, ये तो बताइए। चंदन को कोई उत्तर नहीं मिला और वो अपरिचित व्यक्ति अंधेरे में अदृश्य हो गया। चंदन ने दरवाजा बंद कर लिया और सोचते सोचते सो गया। सुबह हुई। चंदन और उसकी पत्नी नींद से जागे तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उनका पुराना घर आलीशान बंगले में बदल गया था। घर में सभी सुख सुविधाएं हो गई थी। अड़ोस पड़ोस और गांव के लोगों को ये सब देखकर आश्चर्य हुआ। सभी सुविधाएं मिल जाने पर चंदन और उसकी पत्नी को बहुत खुशी हुई, लेकिन उन्हें हमेशा भय सताता रहता। उनके घर में जरूर कोई भूत या जिन्न घूम रहा है। उससे एकदम पूछ बैठते, तुम कौन हो? 10 वर्ष के बाद तुम्हें हमसे क्या काम है? मैं जिन्न हूँ। 10 वर्ष बाद मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मैं तुम दोनों को ले जाऊंगा
तुम्हारे द्वारा मैं एक खास काम कराना चाहता हूँ, बस। चंदन और उसकी पत्नी को इस तरह के शब्द अक्सर सुनाई देते। इससे दोनों डर जाते और कभी कभी चिंता के मारे उन्हें नींद भी नहीं आती। इसी प्रकार समय गुजरता गया। चंदन और उसकी पत्नी को निरंतर ये चिंता लगी रहती कि जिन्न उनसे क्या करवाएगा। एक रात वे दोनों बैठे हुए बातें कर रहे थे। उसी समय वहाँ एक लाल परी प्रकट हुई। उसने कहा, चंदन, मैं तुम्हारी चिंता का कारण समझती हूँ। वो जिन्न परीलोक की 7 परियों को अपने वश में करना चाहता है, जिससे वो परियों को कैद करके उनकी सारी जादुई शक्तियाँ छीन लेगा। लेकिन इस काम के लिए उसे तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की बलि देनी होगी। ये सुनकर चंदन और उसकी पत्नी बहुत घबरा गए। लाल परी बोली, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। उसके अनुसार काम करोगे तो तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी और तुम जीवन भर आनंद से रह पाओगे। लाल परी चंदन और उसकी पत्नी को उपाय बताकर अदृश्य हो गई। किसी तरह से 10 वर्ष पूरे हो गए। अब तो चंदन की तबीयत भी ठीक हो गई थी। एक रात जिन्न मनुष्य के रूप में चंदन के पास आया और बोला, तुम दोनों मेरे साथ चलो, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चंदन ने कहा, हम अपने कपड़ों का संदूक तैयार कर लेते हैं, फिर चलेंगे। उसके लिए जिन्न ने स्वीकृति दे दी। दोनों घर के अंदर गए। चंदन और उसकी पत्नी लोहे का खाली संदूक लेकर बाहर आए। चंदन ने खाली संदूक दिखाकर कहा, हमने सुना है जिन्न अपना आकार आराम से बड़ा और छोटा कर सकते हैं, तो क्या आप इस संदूक में भी समा सकते हैं? मुझे लगता है आप जिन्न होते हुए भी इतने छोटे तो नहीं हो सकते। जिन्न ने इसे अपना अपमान समझा और चंदन और उसकी पत्नी के सामने वाहवाही लूटने के लिए वो तुरंत अपने शरीर के आकार को छोटा कर लोहे के संदूक में बैठ गया। चंदन ने परी की सलाह के अनुसार तुरंत ढक्कन बंद कर उसमें ताला लगा दिया और लाल परी का बताया हुआ एक मंत्र पढ़ा। थोड़ा पानी का छींटा मारा। संदूक से बाहर निकलने के लिए जिन्न ने बहुत हाथ पैर मारे, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। इसके बाद चंदन और उसकी पत्नी संदूक को लेकर एक गहरी खाई के पास गए और उस खाई में उसे फेंक दिया। जिन्न की हड्डियां चूर चूर हो गई। चंदन लाल परी का धन्यवाद करते हुए अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया। अब वे दोनों आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। उड़न खटोले वाली सोन परी। बहुत पुरानी बात है। राजा जय सिंह एक बहादुर, साहसी और पराक्रमी व्यक्ति थे। उनका श्रीकांत नाम का इकलौता राजकुमार था। एक बार राजा जय सिंह ने राजकुमार को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिम्मेदारी संभाल लो। हम चाहते हैं कि तुम पहले एक बार बाहर की दुनिया घूम कर आओ और नए अनुभव हासिल करो। जाओ, अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लो। इसके बाद तुम्हारा विवाह होगा और तुम्हें एक राज्य का राजा बना दिया जाएगा। तुमको 1 वर्ष का समय दिया जाता है। राजकुमार बहुत खुश था। इससे पहले उसे अपने राज्य की सीमा से बाहर जाने की कभी अनुमति नहीं मिली थी। उसने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। अपने माता पिता के अनुसार अपने घोड़े पर सवार राजकुमार श्रीकांत उत्तर दिशा की तरफ निकल पड़ा। राजकुमार श्रीकांत अपने राज्य की सीमा से निकलकर जब बाहर आ गया, बहुत दिनों तक चलते चलते पहाड़ों, नदियों को पार करते हुए वह जंगल की तरफ चला गया। जंगल बहुत घना था। वह जाते जाते जंगलों में भटक गया। उसे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। शाम होने को आई, तभी लगा कि बादल घिर गए हैं और बिजली चमकने लगी। थोड़ी देर में ही बारिश भी होने लगी। धूप अंधेरे को चीरती हुए राजकुमार की नज़र अचानक ही एक पुरानी हवेली पर पड़ी। उसने सोचा, चलो सिर छुपाने की जगह तो मिली। वह हवेली के सामने पहुंच गया। हवेली के फाटक पर पहुंचते ही फाटक खुल गया। वह अंदर चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि पूरी हवेली बहुत सलीके से सजी हुई थी।
देखकर लग रहा था कि यहाँ कोई रहता है। वह थका हुआ तो था ही, वहाँ के आरामदेह सोफे पर बैठते ही उसे नींद आ गई। अचानक बाहर से आते शोर से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि एक राक्षस किसी लड़की की बाहें पकड़कर घसीटते हुए उसे भीतर ला रहा है और वह जोर जोर से चीख रही थी। उसके पीछे पीछे 2-3 बोने भी थे। राजकुमार एकदम से उठकर खड़ा हो गया। राजकुमार का हाथ तुरंत अपनी तलवार पर पहुंच गया। उसने राक्षस को ललकारा। उसके ललकार सुन राक्षस जैसे ही पीछे मुड़ा, श्रीकांत ने उसके सर पर वार कर दिया। राक्षस थोड़ा लड़खड़ा गया और उस लड़की का हाथ छूट गया। लड़की तुरंत बाहर की तरफ भागी और बोने भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। राक्षस राजकुमार की तरफ झपटा, लेकिन राजकुमार पहले से ही सतर्क था। उसने तलवार का दूसरा वार भी कर दिया, जिससे उसकी बाहें लहूलुहान हो गई। वह क्रोध से कांप रहा था कि तभी वह लड़की, जो कि असल में सुनहरे परों वाली सोन परी थी, और बोने वापस आए। उस परी के हाथ में एक रस्सी थी। उसने रस्सी राक्षस के ऊपर फेंक दी और देखते ही देखते रस्सी ने उसे जकड़ लिया। राक्षस चिल्लाने लगा, लेकिन परी ने उसे क्रोधित होकर देखा और कहा, तुम्हें अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए। राजकुमार श्रीकांत विस्मित होकर सब कुछ देख रहा था। तभी वह उसके पास आई और बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होते तो यह राक्षस हम सबको कैद कर लेता और इसके कैद में आते ही हमारी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती। सोन परी ने कहा, मैं परीलोक से बहुत सी खोई हुई परियों की खोज में आई थी। इन बौनों ने मेरी बहुत सहायता की। मैं 1 हफ्ते से इनके पास ही रह रही थी। एक दिन सभी कहीं चले गए और मैं बाहर आकर बगीचे में घूम रही थी कि इस राक्षस की नज़र मेरे उड़न खटोले पर पड़ गई और यह मुझे ढूंढता हुआ बगीचे में आ गया। यह मुझे यहाँ पकड़ लाया। तब तक ये बोने भी वापस आ गए। मुझे इन लोगों ने बताया था कि एक राक्षस परीलोक से आने वाली सभी परियों को पकड़कर अपनी कैद में रखता है। धीरे धीरे उनकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और तब ये उन पर अत्याचार करता है। चलिए, अभी यहाँ उसकी कैद में बहुत सी परियां हैं। सब उसके पीछे पीछे चलने लगे। हवेली बहुत बड़ी थी। थोड़ी देर के बाद ही वे नीचे तहखाने में पहुँच गए। वहाँ उन्होंने देखा करीब 100 से भी अधिक परियां थीं। सबके हाथों में हथकड़ियाँ थीं। सोन परी ने राजकुमार से कहा, आप मेरे एक पंख का छोटा सा टुकड़ा अपनी तलवार से काट दीजिए। राजकुमार कुछ कहता, तभी वह बोल पड़ी, सोचने का समय नहीं है, जल्दी करिए, वरना वह राक्षस आ जाएगा, क्योंकि रस्सी अधिक समय तक उसे नहीं रोक पाएगी। राजकुमार श्रीकांत ने उसके प्यारे सुनहरे पंख से एक छोटा सा टुकड़ा काटकर उसे दिया। सोनपरी कराह उठी। राजकुमार को उसकी तकलीफ देखी नहीं गई। सोनपरी ने उस टुकड़े को उन सभी परियों के ऊपर फूंक मारकर उड़ा दिया और देखते ही देखते सभी परियां आज़ाद हो गई। तब तक राजकुमार राक्षस की तरफ भागा। उसने राक्षस की गर्दन तलवार से अलग कर दी। उस समय वह रस्सी में जकड़ा हुआ छटपटा रहा था। जब सोनपरी राजकुमार को ढूंढते हुए वहां आई तो यह देखकर खुश हो गई कि राजकुमार ने राक्षस का काम तमाम कर दिया। पूरी हवेली में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार ने परी से कहा, अब मैं अपने राज्य वापस जाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ चलेंगी? मैं आपसे शादी करके अपना पूरा जीवन आपके साथ बिताना चाहता हूँ। सोनपरी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं राजकुमार, मैं परीलोक नहीं छोड़ सकती। उसके लिए मुझे अपने माता पिता की आज्ञा लेनी होगी। आप जाइए, अगर उन्होंने इजाज़त दे दी तो मैं शरद पूर्णिमा की रात को आपके पास आ जाऊंगी। अभी शरद पूर्णिमा आने में तो 15 दिन बाकी हैं। सोनपरी बोली, हाँ, ये भी हो सकता है कि मैं उस दिन भी ना आ पाऊँ। यह कहकर सोनपरी बोनों से भी विदा लेकर अपने उड़न खटोले पर बैठ गई और उसने जोर से 3 बार ताली बजाई। बाकी परियों के लिए भी उड़न खटोले आ गए और सभी आसमान में उड़ गई। राजकुमार को लगा कि वह कोई स्वप्न देख रहा था।
फिर वह बिल्कुल उदास हो गया। वह भी अपने घोड़े पर बैठा और अपने महल वापस आ गया। जब राजा ने राजकुमार को देखा तो उससे पूछा, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने तो तुम्हें 1 साल का समय दिया था। राजकुमार श्रीकांत ने अपने माता पिता को जंगल की हवेली में घटी पूरी घटना विस्तार से बता दी। राजा उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, हम शरद पूर्णिमा तक प्रतीक्षा करते हैं। उसके माता पिता जरूर उसको आने की इजाज़त देंगे, क्योंकि उसने इतना नेक काम किया है, इतनी परियों को आज़ाद कराया है। तुमने इस काम में उसकी मदद की है। राजकुमार अपने महल में वापस तो आ गया, लेकिन उसका किसी काम में जी नहीं लगता था। वह दिन रात सिर्फ सोनपरी की याद में खोया रहता था। ना उसको खाना खाना अच्छा लगता था और ना ही पीना। धीरे धीरे 10 दिन बीत चुके थे। उसके इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली थी। जब शरद पूर्णिमा आई तब वह शाम से ही महल की छत पर जाकर बैठ गया। जब रात के 2 बजे तभी उसने देखा आसमान में एकदम से उजाला हो गया और एक उड़न खटोला उसके महल की छत पर आकर उतरा और उसमें से परी लाल रंग के वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण पहने हुए उसके सामने आकर खड़ी थी। राजकुमार को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उठकर परी का हाथ पकड़ लिया और पूछा, क्या तुम्हारे माता पिता ने मेरे साथ विवाह के लिए इजाज़त दे दी है? परी ने मुस्कुराते हुए स्वीकृति से सर हिला दिया। राजकुमार सोनपरी को लेकर महल में आ गया और उसने तुरंत अपने माता पिता को जगाया। उनको उसने आने की सूचना दी। राजा और रानी बहुत खुश हुए। दूसरे दिन पूरे नगर वासियों को निमंत्रण भेजा गया। राजकुमार ने उन बोनों को लाने के लिए 3 घुड़सवार भेजे। सभी निमंत्रण अतिथियों के आने से पूरे महल में खुशियां छा गई और राजकुमार की परी के साथ धूमधाम से विवाह हो गया।